हेलो स्टूडेंट्स, आज जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा वो है कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट एंड इनकोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट। हालांकि ये सब हम थोड़ा सा 11th क्लास में भी जान चुके हैं, लेकिन आइए हम थोड़ा सा दोबारा पढ़ते हैं चीजें। कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं समझिए। द सोर्स ऑफ लाइट आर सेड टू बी कोहेरेंट इफ दे इमिट वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी। यदि किन्हीं भी कोई दो सोर्सेज से सेम फ्रीक्वेंसी की वेव्स यदि निकल रही हैं, ठीक है, सेम फ्रीक्वेंसी की वेव्स निकल रही हैं और जिनका फेस डिफरेंस है ना वो भी क्या है, कांस्टेंट चल रहा है, या फिर हम कह सकते हैं कि वो सेम फेस में है और यदि उनका अंदर फेस डिफरेंस है तो कांस्टेंट चल रहा है पूरी वेव में, तो ऐसे सोर्सेस को हम बोलते हैं कोहेरेंट सोर्सेस। दोबारा समझिए, जैसे आप कोहेरेंट आपने ट्रायंगल्स भी पढ़े होंगे मैथमेटिक्स में, जो ट्रायंगल्स कोहेरेंट होते हैं एक दूसरे के सेम होते रहते हैं बिल्कुल, ठीक है। इसी तरह से हम उसमें रूल्स लगाते थे और कोहेरेंट करते थे उन्हें, सेम उसी तरह से आप कह सकते हैं कोहेरेंट सोर्सेस किसे बोलेंगे हम, कोहेरेंट सोर्सेज हम उन्हें बोलेंगे जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है और जिसमें जो फेस डिफरेंस आ रहा है वो भी क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, और या फिर हम कह सकते हैं दोनों सेम फेस में है, तो ऐसे सोर्सेज को हम बोलते हैं कोहेरेंट सोर्सेज। देखिए हम इनको बना कैसे सकते हैं। देखिए यदि मान लीजिए कोई भी एक सोर्स है और कोई भी सोर्स है तो उसमें से क्या निकलेंगे, वेवफ्रंट्स निकलेंगे। अब मैंने यदि यहाँ पे कार्डबोर्ड शीट लगा दी और उसमें दो होल्स कर दिए, ठीक है। अब वेवफ्रंट जब इससे टकराए तो इन्होंने यहां से सेम फ्रीक्वेंसी की वेव्स निकाली इस तरह से, क्योंकि हर एक वेवफ्रंट का पॉइंट किसकी तरह बिहेव करता है, एज ए सोर्स की तरह, तो इन्होंने भी अपनी अपनी वेव्स निकाली। और जब हम बात करेंगे, जब हम इन वेव्स को कंपेयर करते हैं ना, तो हमें पता लगता है कि दोनों वेव्स कैसी हैं, सेम फ्रीक्वेंसी की हैं और इनका फेस डिफरेंस भी क्या चल रहा है, कांस्टेंट चल रहा है, दोनों सेम फेस में। तो इस टाइप के सोर्सेस को इस टाइप, अब ये जो सोर्सेस बना ना S1 सोर्सेस, क्या जहां से वेव्स निकल रही हैं, तो यहां से सोर्सेस बना S1 और यहां से सोर्सेस बना S2, तो S1 और S2 आपके क्या कहलाएंगे, कोहेरेंट सोर्सेस। यहां पे मैं लिख देता हूं S1 एंड S2 आर कोहेरेंट सोर्सेस। ये स्टूडेंट्स आपको क्लियर हुई वाली बात, किस तरह से बनाए, जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो। आप तो बस इतना याद रखिए, जिनकी फ्रीक्वेंसी, अब इसकी फ्रीक्वेंसी तो सेम होगी क्योंकि सेम सोर्स से बने हुए हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो और जो फेज सेम हो, तो ऐसे सोर्सेस को हम क्या बोलते हैं, कोहेरेंट सोर्सेस। जैसे आप कोहेरेंट ट्रायंगल्स बोलते थे ना कि दो एंगल्स बराबर है, एक साइड बराबर है, तो दोनों कोहेरेंट ट्रायंगल्स हो गए, बस उसी तरह से, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनकोहेरेंट सोर्सेस की, तो ये कैसे बनाया ये भी समझ में आया। अब हम बात करते हैं इनकोहेरेंट सोर्सेस की। द सोर्स हैविंग डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, ऐसे सोर्स, अब देखो इन दोनों सोर्सेज की फ्रीक्वेंसी सेम थी, ऐसे सोर्सेज जिनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी, सॉरी, या तो उनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो तो वो इनकोहेरेंट सोर्सेज हो गए। साथ ही यदि उनकी फ्रीक्वेंसी सेम है लेकिन उनका फेज डिफरेंस क्या है, अनस्टेबल है, मतलब स्टेबल नहीं है, बदल रहा है, फेज डिफरेंस बदलना नहीं चाहिए। इसमें मैंने क्या लाइन बोली थी, फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा, लेकिन इसमें फेज डिफरेंस यदि बदल रहा है तो ऐसे सोर्सेस को हम बोल देंगे इनकोहेरेंट सोर्सेस। बात समझ में आ रही है ना स्टूडेंट्स, ऐसे सोर्सेस को हम बोल देंगे इनकोहेरेंट सोर्सेस। देखिए बनाएंगे कैसे, जैसे बात कीजिए, मैंने दो सोर्सेस लिए, यहाँ पे मैंने, आप ये देख लीजिए, यहाँ पे मैंने एक बल्ब ले लिया जो कि लाइट्स इमिट कर रहा है, यहाँ पे मैंने दूसरा बल्ब ले लिया जो कि लाइट इमिट कर रहा है, यहाँ पे मैंने कार्डबोर्ड लिया, यहाँ पे मैंने इनमें से वेवफ्रंट्स निकली, और जब ये वेवफ्रंट इससे टकराई तो यहाँ पे जो ये जो हमने यहाँ पे हॉल किया है, यहाँ से भी वेवफ्रंट्स निकलेंगे और ये एक सोर्स की तरह बिहेव करेंगे। इसको हमने S1 लिख दिया और इसको हमने S2 लिख दिया। इसलिए स्टूडेंट मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ, यदि आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उन वीडियोस को जाके देखो, इससे पहले वाले जो वीडियोस मैंने डाल रखे हैं वो देखिए, तब इस वीडियो को देखिए, तो आपको चीजें श्योरली बहुत अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है स्टूडेंट। और वीडियो को कंप्लीट देखा करें, चीजें आपको श्योरली समझ में आएंगी। देखिए तो यहाँ से जैसे ही S1 और S2 से वेवफ्रंट्स निकले इस तरह से, तो यहाँ पे जो वेवफ्रंट्स निकलेंगे ना, ये भी सोर्स अलग है, ये भी सोर्स अलग है, तो किसी न किसी इंस्टेंट पे इनकी जो वेवफ्रंट्स जो इनमें से निकलेंगे वो अलग अलग हो सकते हैं। तो इसलिए द सोर्स हैविंग डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे ये जो सोर्स है S1 और S2 अलग अलग सोर्स हो गए ना। सोर्स बोल किसे रहे हैं, जहाँ से लाइट वेव्स इमिट हो रही हैं, तो जहाँ से इमिट्स हो रही हैं तो S1 और S2 इनकी या तो फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, और यदि फ्रीक्वेंसी सेम है तो इनमें क्या हो सकता है, फेज डिफरेंस हो सकता है। तो ऐसे सोर्सेस को हम क्या बोलते हैं, इनकोहेरेंट सोर्सेस बोलते हैं। डेफिनेशन क्लियर हुई, कोहेरेंट सोर्सेस जिसकी फ्रीक्वेंसी सेम, फेज डिफरेंस भी कांस्टेंट चल रहा है, और जिसकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, या फिर आप कह सकते हो फेज डिफरेंस सेम नहीं है, तो ऐसे सोर्सेस को हम बोलते हैं इनकोहेरेंट सोर्सेस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम आगे के बारे में जानते हैं।
स्टूडेंट हम देखते हैं नेक्स्ट सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। देखिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है कि जब भी दो वेव्स आपकी दो या दो से ज्यादा वेव्स आपकी ट्रेवल कर रही हैं किसी मीडियम में तो जब वो साथ में ट्रेवल कर रही हैं तो उनका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ठीक है, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा और चेंज होगा। और उनका जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा वो कैसे निकालेंगे हम कि मान लीजिए पहली वाली वेव है उसका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट y1 है, दूसरी वाली वेव का रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट y2 है और तीसरी जो वेव है उसका y3 है। तो ये जब भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कह रहे हैं कि जब भी दो या दो से ज्यादा वेव किसी मीडियम में ट्रेवल करती हैं तो जो हम उनके ट्रेवल करने पे जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट बना उनका वो क्या बन जाएगा कि y इजिकल्स टू y1 प्लस y2 प्लस y3। सभी डिस्प्लेसमेंट को हम आपस में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे तो हमें रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। हालांकि ये बात हम लास्ट क्लास में भी सीख चुके हैं, समझने की कोशिश करिए, मैं समझाता हूँ। देखिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कि जब अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल, किसी भी पार्टिकल का रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एट एन इंस्टेंट, किसी इंस्टेंट पे, इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट कॉज्ड बाय द पार्टिकल्स, कि उस पार्टिकल के ऊपर अलग अलग वेव्स के कारण कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। मान लीजिए एक पार्टिकल है, इसके ऊपर कोई वेव आके इस तरह से ऐसे आ रही है, कोई यहाँ से आके इधर से आ रही है, कोई यहाँ से आके इधर से आ रही है। अब इन सब ने इस पार्टिकल को अलग अलग डिस्प्लेस किया, अलग वेव का अलग अपना अपना डिस्प्लेसमेंट था। इन्होंने पार्टिकल्स को, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ पार्टिकल का, सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट कॉज्ड बाय द पार्टिकल्स ऑफ टू और मोर वेव्स, कि वेव्स के कारण पार्टिकल्स का जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हुआ। तो मान लीजिए अलग अलग वेव्स के कारण जो डिस्प्लेसमेंट है वो ये है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ y1 प्लस y2 प्लस y3, और इसी को हम बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। और ये जो पूरा फिनोमिना हो रहा है ना, और जो रिजल्टेंट हमें मिल रहा है, इस पूरे फिनोमिना को हम बोलते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, कि जब दो या दो से ज्यादा वेव्स आपस में टकराती हैं, फिर आप कह सकते हैं मिक्स होती हैं, तो क्या करती हैं, रिजल्टेंट जो डिस्प्लेसमेंट बनाती है, इसी को हम क्या बोल देते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इस पूरे फिनोमिना को हम जानते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल किसे बोल रहे हैं कि दो या दो से ज्यादा वेव्स आ रही हैं तो उनका जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, वो क्या होगा, उनके पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर सम के इक्वल होगा। अभी हम इसको और डीपली जानेंगे, ठीक है। तो आपको ये तो समझ में आया इंटरफेरेंस ऑफ लाइट किसे बोलेंगे कि व्हेन टू और मोर लाइट रेज हैविंग एग्जैक्टली सेम फ्रीक्वेंसी and having almost same amplitude and phase difference between two waves in constant unit time after the superposition। तो जब वो सुपरपोजिशन कर रही हैं, ठीक है, तो उनका क्या होगा, at a point in a medium then the intensity and amplitude of the resulting wave is maximum या minimum। तो या तो हमें मैक्सिमम मिलेगा या फिर मिनिमम मिलेगा, और अलग अलग पॉइंट्स पे, और इसी को पूरे फिनोमिना को हम बोलते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। समझने की कोशिश करिए कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट हमेशा होगा कहाँ, जहां पे कोहेरेंट सोर्सेस हमें मिलेंगे। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल तो आपको समझ में आया होगा कि जब दो या दो से ज्यादा वेव्स आपस में एक दूसरे के अंदर क्या हो रही हैं, मिक्स हो रही हैं, तो उन्हें हमने क्या बोल दिया, जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा वो उनके कारण उस पार्टिकल पे बनने वाले इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट। तो हम बात करते हैं स्टूडेंट इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट किसे बोल रहे हैं हम, जब भी कोहेरेंट सोर्सेस किसे, जब भी कोहेरेंट सोर्सेस वाली वेव्स, कोहेरेंट सोर्सेस जिसकी फ्रीक्वेंसी सेम है, ठीक है, ऐसी वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, वो क्या आ रही है, कोहेरेंट सोर्सेस की वेव्स किसी पॉइंट पर आ रही हैं और वहां पे क्या कर रही है, सुपर इम्पोज कर रही हैं, सुपरपोजिशन कर रही हैं, सुपर इम्पोज कर रही हैं, और उस कंडीशन पे उनका जो रिजल्टेंट जो बनता है, जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट बनता है, और इस पूरे फिनोमिना को जाना जाता है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के नाम से, ठीक है। अच्छा, यहां तक आपको बात क्लियर है कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट किसे बोलेंगे। देखो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आपको क्लियर होगा, अब हम जानते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट हमने किसे बोला है, ध्यान दीजिएगा कि जब भी कोहेरेंट सोर्सेस से जो वेव्स आ रही हैं वो एक दूसरे पर सुपर इम्पोज करती हैं, सुपरपोजिशन कर रही हैं, और उसके कारण जो रिजल्टेंट हमें डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है, इस पूरे फिनोमिना को हम किससे जानते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं। लेकिन याद रखिएगा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कब होगा, जब केवल कोहेरेंट सोर्सेस की बात करेंगे। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में तो हमने ये कहा है कि वेव्स आके मिल रही है किसी पॉइंट पे और टोटल डिस्प्लेसमेंट उनके वेक्टर सम के इक्वल होगा। लेकिन यहाँ पर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में हम किसकी बात कर रहे हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में हम बात कर रहे हैं किसकी,
कि कोहेरेंट सोर्सेस की वेव्स आके एक दूसरे पे मिल रही हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इसके टाइप्स के बारे में जानते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के टाइप्स के बारे में। तो देखिएगा अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस की। तो फर्स्ट टाइप हम इसका पढ़ते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। देखिए क्या होता है, जब भी दो वेव्स, व्हेन टू वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी की दो वेव्स सुपर इम्पोज करेंगी और जिनका ईच अदर इन फेस, जिनका फेस भी क्या है, सेम ही है, एक ही फेस में है और एक दूसरे को क्या करती हैं, सुपर इम्पोज कर रही हैं, तो इस टाइप के सुपर पोजिशन को हम क्या किसके नाम से जानते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, दोबारा समझिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किसे बोल रहे हैं कि जब भी दो वेव्स क्या हो रही हैं, सेम फ्रीक्वेंसी की क्या कर रही हैं, सुपर इम्पोज कर रही हैं, उसको हम जान रहे हैं फेस, देन दिस टाइप ऑफ सुपर इम्पोजिशन इज नोन एज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखिए किस तरह से, कि मान लीजिए एक वेव तो आपकी है जिसका जो एम्पलीट्यूड है वो y1 है। ठीक है, अब दूसरी वेव भी है, क्या है, तो सेम फेस में, इन फेस, इसी फेस में है, इस तरह से। ठीक है, इसी तरह से है और ये एक दूसरे पे क्या करें, जिनका एम्पलीट्यूड अलग अलग है। ठीक है, एम्पलीट्यूड क्या है, अलग अलग, फ्रीक्वेंसी तो सेम है लेकिन एम्पलीट्यूड क्या है, इसका y2 है, यहाँ पे ही लिख देता हूं मैं, ये जो है ये कितना है, y2। तो ये दोनों मिलके क्या करेंगी, एक नई वेव बनाएंगी, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जो बड़ा हो जाएगा दोनों वेव्स का आपस में मिलके हो जाएगा, तो दोनों एक दूसरे को सुपर इम्पोज करेंगी और नई वेव बनाएंगी, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इस तरह से ज्यादा होगा। और ये मैग्नीट्यूड जब आप निकालेंगे ना, तो ये कितना निकल के आएगा, y1 प्लस y2, y इक्वल्स टू y1 प्लस y2। तो इस तरीके के इंटरफेरेंस को हम क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कि जब भी दो वेव एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर रही हैं तो इस तरह से क्या हो जाएगा, उनका मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। इसी तरह से डिस्ट्रक्टिव किसे बोलेंगे, समझिएगा, देखिए, when two waves of same frequency superimposed on each other out of phase, then this type of superposition is known as destructive interference। देखिए किस तरह से क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जब फ्रीक्वेंसी तो सेम हो लेकिन जैसे मान लीजिए ये तो ये है y1, ठीक है, अब यहाँ पे हम आउट ऑफ फेज, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी तो सेम है लेकिन इसका देखो हमने एम्पलीट्यूड छोटा बनाया है। ठीक है, इसका y2 मान लिया हमने, तो आउट ऑफ फेज है, सेम फेज में नहीं है, ऊपर नीचे है, फेज में डिफरेंस आ गया। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट आप निकालोगे ना, तो रिजल्टेंट कहीं इस तरह से ही बन जाएगा और ये जो y बनेगा रिजल्टेंट वो हो जाएगा y1 माइनस y2। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके के इंटरफेरेंस को हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये दो तरीके के आपके इंटरफेरेंस हो गए, एक तो हो गया कंस्ट्रक्टिव और एक हो गया डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बात समझ में आई, जब दोनों एक ही फेस में हो तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, उसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जब दोनों अलग अलग फेस में है तो उनका जो एम्पलीट्यूड हो जाएगा वो कम हो जाएगा, सुपर इम्पोज इस तरह से y1 माइनस y2 हम लिखेंगे और इस तरीके को इंटरफेरेंस को हम बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं टॉपिक को समझने के लिए। ठीक है स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।